नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम बात करेंगे आज एक मार्केट की, एक दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाले मार्केट की, जिसकी जरूरत फेस वॉश से लेके केमिकल इंडस्ट्री तक है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक डॉलर के बारे में। ब्लैक डॉलर क्या होता है, इसका केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, इसको कैसे बनाया जाता है। आज पोल्यूशन की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। पोल्यूशन की वजह से हम घर से बाहर निकलते हैं, शाम को आते आते हमें अपने स्किन, हेयर और बॉडी के दूसरे पार्ट को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है, क्योंकि टॉक्सिक मेटल्स, धूल, पार्टिकल्स और दूसरी चीजें हमारे बॉडी में, हमारे हेयर में, बालों में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो डिटॉक्स करने के प्रोसेस क्या होता है? क्या हमें किसी केमिकल का उपयोग करना है? क्या किसी स्पेशल ब्रांडेड कंपनी के कुछ स्पेशल शैम्पू, साबुन, सोप या दूसरे लोशन का उपयोग करना है? जी नहीं। आपको ऐसा करने के लिए, आपको डिटॉक्स होने के लिए वापस अपने मदर नेचर यानी प्रकृति की गोद में जाना होगा। जी हाँ, मैं बात फिर से कर रहा हूँ ब्लैक डॉलर यानी कि एक्टिवेटेड केमिस्ट्री के बारे में, एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में। हमने नेचर में एक्टिवेटेड कार्बन, यदि आप कभी चूल्हे पर खाना बनाए होंगे या तो अलाव जलाए होंगे, तो इन प्रोसेस में आपने एक्टिवेटेड कार्बन को देखा होगा। स्क्रीन पर जैसा कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक्टिवेटेड कार्बन लकड़ी से बना हुआ है। जी हाँ, हम आसानी से इसको बना सकते हैं, क्योंकि हड्डी के चूल्हे, नारियल की खोपड़ी, नारियल का जो छिलका होता है, और दूसरे लकड़ियों, इन सबसे आसानी से एक्टिवेटेड कार्बन बनाया जा सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन काम कैसे करता है? एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस, यानी हिंदी में इसको अवशोषण कहते हैं, अवशोषण की प्रक्रिया में, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से काम करता है। ये हमारे बॉडी और अलग अलग भागों में बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिक मेटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इनकी पोर साइज इतनी होती है कि बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दूसरे सूक्ष्म जीवों को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और केमिकल को डीकलराइजेशन करने के भी काम आते हैं। तो जो मैंने पूरा टर्मिनोलॉजी आपको बताया, इसको पूरा देखने के लिए आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना होगा। आखिर मैं अचानक से एक्टिवेटेड कार्बन पर क्यों आपसे चर्चा कर रहा हूं? दोस्तों, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ढेर सारे नियम बनाए पराली की समस्या को रोकने के लिए। ऐसा दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस, एनजीटी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मानना है कि पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, साथ साथ सॉलिड वेस्ट पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 पार्टिकुलेट मैटर हवा में जाते, जो हवा को बहुत ही जहरीली बना देती है। क्या ये बातें पूर्णतः सही है? दोस्तों, पराली जलाने की परंपरा कोई आज की नई परंपरा नहीं है, कोई आज का नया किसानों का आविष्कार नहीं है। भारत में सदियों से पराली जलाने की प्रथा रही है। इससे खेतों में खाद का काम करता है। अगर पराली को आप नहीं जलाते हैं तो इतना ऑर्गेनिक खाद, जो हमारा खेतों में नेचुरल खाद है, वो हमें नहीं मिल पाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने पर, केमिकल इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स का यूज करने पर इसका लॉन्ग टर्म में मिसयूज होगा, यानी जीनोटॉक्सिक चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए दोस्तों, ये पराली के खाद कोई बेकार व्यवस्था नहीं है। मैं इसका न सपोर्ट करता हूं, न तो विरोध करता हूं। ठीक है, अगर पराली जलाना है, किसानों की आय भी दोगुनी करनी है और सरकार किसानों के बीच में टकराव को रोकना है, तो हमें जरूरत है बीच के रास्ते को निकालना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि कृषि का औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के जो वेस्टेज हैं उसको जला के एक्टिवेटेड कार्बन बना सकते हैं, डिजायर प्रोसाइज के अलग अलग केमिकल मेथड का यूज करके। इस एक्टिवेटेड कार्बन को बेचकर किसान अपनी कमाई भी कर सकता है, साथ साथ पोल्यूशन की समस्या से भी निजात हो सकता है। सरकार को अलग से कानून बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है? एक्टिवेटेड कार्बन को एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। इसका डिग्री ऑफ माइक्रोपोरोसिटी, यानी कि इसकी पोर साइज बहुत ज्यादा होती है। इसकी सरफेस एरिया हम कैसे रॉ मटेरियल से एक्टिवेटेड कार्बन को बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को एक्टिवेटेड कार्बन के एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट जैसे KO या 14 से केमिकल का यूज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिपेंड करती है एक्टिवेटेड कार्बन के पोरोसिटी और सरफेस एरिया पर। इसमें रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि हाई कार्बन कंटेंट होना चाहिए, लो इनऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होना चाहिए जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वोलेटाइल मैटर होना चाहिए, एबंडेंट यानी आसानी से मिलने वाले होने चाहिए क्योंकि ये सस्ता होगा। एक्टिवेटेड कार्बन का डिग्रेडेशन, एक्टिवेटेड कार्बन बनाने के बाद यदि उसको स्टोरेज कर रहे हैं तो स्टेबल होना चाहिए और डिग्रेड नहीं होना चाहिए। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसका प्रिपरेशन मान लो हम कोकोनट सेल लेते हैं, कोकोनट सेल को सबसे पहले पाउडर के फॉर्म में छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर कार्बनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और एक्टिवेशन कार्बनाइजेशन में KOH या सल्फ्यूरिक एसिड इसका यूज करके फिर उसको हीट करते हैं तो कार्बनाइजेशन और एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। इसमें अलग अलग माइक्रोपोर इस तरीके से अलग अलग पोर साइज के हमें एक्टिवेटेड कार्बन मिलते हैं। ये कार्बनाइजेशन के प्रोसेस और एक्टिवेशन यानी हीटिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि कैसा हमारा बनेगा। साथ साथ इसको अलग अलग साँचों में ढाल सकते हैं। हम यहाँ पर आपको प्रोसेस बता रहे हैं। मूंगफली के सेल को हम सबसे पहले ग्राइंडर में पाउडर के फॉर्म में बना लेते हैं, फिर इसमें एक्टिवेटिंग एजेंट इसमें मिला के इसको ड्राइंग हीटिंग करते हैं। हीटिंग के बाद इसको पाइरोलिसिस करते हैं। यहाँ पर 600-700 डिग्री से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका पाइरोलिसिस होता है, यानी हीट के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। इस तोड़ने के प्रोसेस के बाद इसका वॉशिंग किया जाता है। वॉशिंग करने के बाद हमें एक्टिवेटेड कार्बन मिलता है। एक्टिवेटेड कार्बन कैसे होते हैं? तो एक्टिवेटेड कार्बन वो किस शेप में रखे जाते हैं, जैसे ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, पैलेटाइज फॉर्म में होता है, पैलेट के फॉर्म में होता है या पाउडर के फॉर्म में होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए एक्टिवेटेड कार्बन 3 प्रकार से होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन का क्या क्या एप्लीकेशन है? एक्टिवेटेड कार्बन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर डिकंटामिनेशन, एयर डिकंटामिनेशन के लिए घरों के अंदर, फूड इंडस्ट्री में, डिकलराइजेशन के लिए, फार्मेसी में यूज किया जाता है, बड़े बड़े मटेरियल्स को डिकलराइजेशन के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, केमिकल स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पर्यावरण एटमॉस्फेयर के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करने के लिए होता है। साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखा जाए एक्टिवेटेड कार्बन बहुत ही वर्सटाइल मेटल, इसका बहुत ज्यादा उपयोग हमारे समाज के लिए, मानवता के लिए किया जा सकता है। ये मैंने बताया एक्टिवेटेड कार्बन का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या केमिकल इंडस्ट्री में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये डीकलराइज मटेरियल है, यहाँ पर कलर वाले मटेरियल है। सबसे पहले कलर वाले मटेरियल को में जिसमें डिजॉल्व होता है उसमें डिजॉल्व करने के बाद, जिसमें डीकलर मटेरियल डिजॉल्व होता है उसमें डिजॉल्व करते हैं। फिर एक्टिवेटेड कार्बन 100 ग्राम के लिए 5 से 10 ग्राम तक हम मैक्सिमम यूज करते हैं और उसको रिफ्लक्स करने के बाद धीरे धीरे उसको कूल कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये डीकलराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। दोस्तों उसके अलावा हमने वाटर ट्रीटमेंट के लिए बताया आपको। इसके पहले हमने वर्कअप प्रोसेस और वाटर ट्रीटमेंट के वीडियो में हमने आपको बताया। वाटर इकोनॉमी में मैंने हम आपको बताया कि कैसे वाटर का उपयोग करके, कैसे इसका उपयोग करके हम एक्टिवेटेड कार्बन के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए हम कृषि को उद्योग से जोड़ सकते हैं। हम औद्योगिकीकरण का न तो विरोध कर सकते हैं, न तो कृषि को पिछड़ा हुआ देख सकते हैं। तो हम ऐसा न हो कि औद्योगिकीकरण और औद्योगिक घराने, उद्योग और कृषि हमारा एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिससे एक राष्ट्र मजबूत बन सके, जिससे भारत एक मजबूत राष्ट्र बन सके। इसके द्वारा हम स्टार्टअप, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन में स्टार्टअप कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त मांग होने वाली है, केमिकल इंडस्ट्री में इसकी मांग होने वाली है, वाटर ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में होने वाली है। तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है। साथ साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप स्वरोजगार के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके ढेर सारे प्रोसेस भी होते हैं। तो हम एक इंडिविजुअल वीडियो इसके बारे में भी बनाएंगे, कैसे हम एक्टिवेटेड कार्बन का सिंथेसिस करते हैं, कार्बनाइजेशन क्या होता है, एक्टिवेशन प्रोसेस क्या होता है। मैंने
इस पर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग किया, सस्ता भी आता है, साथ साथ इसको बल्क में बनाया जा सकता है आसानी से। तो हमें डिफॉरेस्टाइजेशन को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन का भी उपयोग करना पड़ेगा। हमें ऐसे लकड़ियों का उपयोग करना है जो सूख गई हों, हमें पेड़ों की कटाई को नहीं करना है, पेड़ों की कटाई को किसी भी प्रकार से हमें बढ़ावा नहीं देना है। और एक बात और, हमें इस बात पर भी स्टडी करना है कि गेहूं की फसलें, धान की फसलें जो खेतों में जलाई जाती हैं, जलाने के बाद उसके जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, सॉइल वेस्टेज बनते हैं, गैसेस निकलती हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। तो इसका एक दूसरा पहलू भी होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू ये होता है कि पूरे अपने एक साल में 1 हेक्टेयर या 1 बीघे खेत में जो हम गेहूं या चावल की फसल उगाते हैं, धान की फसल उगाते हैं, वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करती है, कितने सॉइल मटेरियल्स को, सॉइल पार्टिकल को एब्जॉर्ब करती है। तो इस आधार पर कंपैरेटिव स्टडी करके हमें ये बताना होगा, हमारी सरकार को बताना होगा, हमारे एनजीटी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ये बताना होगा कि किसानों के पराली जलाने से जो वास्तव में पॉल्यूशन होता है, या किसान या खेतों में जितना पराली जलाने से पहले उस सॉइल पार्टिकल मेटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, उससे कम हो जलाने के बाद इमिट करता है। ये हमारा रिसर्च का विषय रहेगा। आप भी अपनी राय इस विषय पर जरूर दीजिएगा। हम इस टॉपिक पर भी कभी हमें समय मिला, मौका मिला तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आप मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे नए एपिसोड को, नए वीडियो को आप आसानी से पा सकें। थैंक यू।